कि पास पेपर कैसा होता है। सही है जी। तो खैर अगेन वो ऐसी हरकतें करता है कि अगर आपने उसने पिछला कुछ पूछ लिया तो आप उसको निगेट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी है कि वो बोरिंग कॉस्ट भी डाल के इसमें दे दे या एनी और पी के साथ। बिल्कुल R2 में यहाँ पे आ सकता है बोरिंग कॉस्ट के साथ, यानी वो इंटेंजिबल का नोट दे, उसने एक बार किया भी है पर वो बड़ा बेसिक था कि उसने एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें बोरिंग कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना था। तो अगेन वो भी आपको याद होना चाहिए। फिर सरप्लस फंड्स का कॉन्सेप्ट, जैसे उसने चेंजेस इन इक्विटी पूछ लिया। खैर वो हम IS1 में ऐसी हरकतें करेंगे तो वो खुद ही रिकैप हो जाएगा। चलें आज हम देख लेते हैं फर्दर इसकी एक्सटेंशन जो कि अलग से कभी नहीं देखनी चाहिए, इसके साथ ही देखनी चाहिए, जिसका नाम है SIC 32। हेडिंग डाल लें अपने पास आप। अच्छा, जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इसके अंदर क्या ये नहीं पंचायत होती है, ये होती है कि SIC का मतलब क्या है। सही है जी। तो SIC का मतलब अगर आपको कोई पूछे तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, और वो कोई 32वीं मीटिंग होगी जिसमें ये सेट हुआ होगा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया SIC 32। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की कमिटीज़ होती हैं ना, यहाँ पे कुछ डिसीजंस होते हैं जब किसी की इंक्वायरी आती है। यानी फॉर एग्जांपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ लोग सवालात करते हैं कि भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि नई नई चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे आज से पहले चले जाओ तो क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं था, फिर क्रिप्टो के लिए क्लैरिफिकेशन है कि इसकी अकाउंटिंग किसके तहत करनी है, क्योंकि ऐसी बात है एक एसेट तो है पर वो उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, तो उसको कहाँ डालना है। तो फिर ये सवाल आपके भाई गलत नहीं करते हैं, ऑडिटर आके बोलेगा भाई ये तो गलत किया हुआ तुमने, तो वो सारी चीज़ें कि गलत नहीं है। तो इसके लिए इनके पास जाती हैं और ये बताते हैं कि भाई हमारा कंक्लूजन ये सारे पैरामीटर्स को असेस करने के बाद ये है, इस डेफिनेशन में उतारने के बाद। आपने अब तक मेरे साथ जितना भी इंटेंजिबल सीखा, उस पूरे इंटेंजिबल के अंदर आपने कहीं भी वेबसाइट डेवलपमेंट की बात नहीं की। सही है। तो ऑल्दो वो वेबसाइट की डेवलपमेंट भी इटसेल्फ इज एन इंटेंजिबल, क्योंकि वेबसाइट है ना। अच्छा, तो वो कह रहा है कि भाई सवाल आता है लोगों के कि वेबसाइट को कैसे डील किया जाए, कि वेबसाइट किस किस स्टेज में होगी, तो क्या क्या खर्चे होंगे, तो क्या क्या कैपिटलाइज होंगे, क्या क्या एक्सपेंस आउट होंगे। तो इस कमेटी ने किया ये कि वही इंटेंजिबल्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ये SIC 32 बना दिया। क्लियर है। तो दो सवाल पूछे गए, एक तो वेबसाइट बनती है इंटरनल पर्पस के लिए, एक वेबसाइट बनती है इंटरनल पर्पस के लिए और एक वेबसाइट बनती है एक्सटर्नल पर्पस के लिए। अच्छा, अब एक एक करके बताते हैं। मतलब आई डोंट नो आप लोगों को वास्ता पढ़ा या नहीं पढ़ा। हमारा है JCN जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, सही ना। तो आई डोंट नो आपको मिला या नहीं मिला, पर लोकल एरिया नेटवर्क की हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे सारी मूवीज गेम्स वगैरह सब मौजूद होती हैं। उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। इंटरनेट का मतलब ये होता है कि भाई आप जिस लोगों को एक्सेस है से वही उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, वो किसी बाहर के बंदे के काम की नहीं है। तो वो हो गई इंटरनल यूज़ के लिए, वहाँ पे किसी इदारे का या किसी नेटवर्क का सारा डेटा मौजूद होता है, तो वहाँ के स्पेसिफिक यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बात समझ आती है। एक और एग्जाम्पल, हमारे पास EY के अंदर एक EY एटलस की वेबसाइट है। अच्छा, EY एटलस करती क्या है मैं ज़रा बताता हूँ, वो कितनी हाई टेक है। मुझे जैसे हम गूगल पे लिखते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि भाई ये सिनेरियो है, तो मुझे बताओ ये किस IFRS में किस पैरा में मिलेगा, वो ठक करके मुझे वहाँ पहुँचा देता है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो वाकई वो ही बातें जो मैंने इंग्लिश में उससे मांगी भी होती हैं वो रेलेवेंट पैरा पे पहुँचा देता है, पर ये आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनल यूज़ के लिए जो EY का पार्ट है वही यूज़ कर सकता है, अदरवाइज ये किसी आउटसाइड पर्सन की रीच में नहीं है। फिर EY ने एक और वेबसाइट बनाई हुई है कि अगर किसी को सर्विसेज चाहिए तो हमारी EY की एक्सटर्नल वेबसाइट पे आके अप्लाई कर सकता है। फिर उसके पास ऑप्शंस होंगे, अश्योरेंस चाहिए, टैक्सेशन चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, वो क्लिक करेगा। फिर बोलेगा किस टाइप की सर्विस चाहिए, तो क्लिक करेगा। फिर वो जमा कराएगा भाई परचेज ऑर्डर है मेरा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बात समझ आती है। तो या तो आइदर वो डायरेक्टली पार्टनर के थ्रू आते हैं, या तो किसी रिलेशन के थ्रू आते हैं, या तो वेबसाइट के जरिए आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट आपकी बनाई जाती है दो पर्पस के लिए, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो आई होप आपको इंटरनल वाली बात भी समझ आई होगी कि लोकल लोगों के लिए, आपस के लिए, वो किसी बाहर के आउटसाइड पर्सन के काम की नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम ये JCN नेटवर्क यूज़ किया करते थे तो ऑब्वियसली हमारे दोस्त जो इस नेटवर्क का पार्ट नहीं थे,
तो वो कहते थे यार मुझे लिंक तो दे, मैं भी जाके ना ये गेम डाउनलोड कर लेता, तो मैं उसको लिंक देता था, वो एक्सेस ही नहीं कर पाता था। तो उस पर लिमिटेड एक्सेस थे, और वो नहीं लोगों को एक्सेस मिलता था जिसकी आईपी उस जो डीएनएस है उससे मैच करती थी, क्योंकि हर एक नेटवर्क का डीएनएस होता है ना, डोमेन होता है, तो जिस डोमेन का पार्ट है उसको मिलेगी, अदरवाइज किसी और को नहीं मिलेगी, अनलेस यू हैक इट एंड एंटर इट इनटू द सिस्टम। तो वो एक अलग कहानी है। बात समझ आती है? देखें यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, एंटिटी में इंकर इंटरनल एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन वेबसाइट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस। वो कह रहा है कि मैं इंटरनली एक वेबसाइट बनाऊंगा, मैं इंटरनली एक वेबसाइट बनाऊंगा, वो वेबसाइट या तो मेरे इंटरनल यूज के लिए होगी या एक्सटर्नल यूज के लिए होगी। बात समझ आती है? अच्छा, फिर वो कह रहा है इंटरनल का मतलब क्या है? यूज टू स्टोर कंपनी पॉलिसीज, कस्टमर डिटेल्स एंड सर्च। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी वो ये वाली थी ना, सर्च रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और कंपनी की डिटेल्स मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल इंटरनल की बात बता रहा हूँ, एक बंदा आता है बोलता है ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो एक नया बंदा है उसको क्या पता था, वो जाके सर्च करेगा उसको मिल जाएगा, इंटरनल यूज। एक्सटर्नल देखते हैं, promote, advertise and entities own product services, provide electronic services and sell product and services। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। बात समझ आती है? तो एक तो हो गई इंटरनल यूज और एक हो गया, पर सवाल ये आया कि भाई ये बता दो इसके अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसके खर्चे कैपिटलाइज होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें। तो टेक्निकली अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसको उस पैरामीटर में पार्क करें जो था इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, जिसके कितने फेजेस थे? एक प्लानिंग यानी रिसर्च और डेवलपमेंट। उसी पैरामीटर पे पूरी कमेटी ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री की, मैंने उसकी समरी बना दी है 4 लाइनों की, जो आपको पूरा सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगी, और बाद में स्टडी टेक्स्ट में भी छाप दी गई है। तो खैर अगेन फ़ायदा ही है ना सबका, किस दूसरों का भी। आगे अब मुझे एक बात बताएं, प्लानिंग, वो कह रहा है सबसे पहले आप जब किसी वेबसाइट को बनाएंगे तो जैसे बताए प्लानिंग के बगैर नहीं बन सकते। तो बोलते हैं प्लानिंग में आता क्या क्या है? फिजिबिलिटी स्टडीज, कैसी वेबसाइट बनाऊंगा, उसमें क्या क्या होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, ये चीज़ यूं घूम के आ रही होगी, ये नाम चल रहे होंगे, पिक्चर्स आ रही होंगी। आईकैप की वेबसाइट खोलें तो सबसे पहले आपको लीडर्स की पिक्चर्स आते हुए दिखती है कि भाई किस तरीके की उसकी स्पेसिफिकेशन होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव किससे बनवानी है, और फिर सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। मीटिंग्स कर रहे हैं भाई, क्या अब तक एग्जीक्यूट हुआ या सिर्फ सोच है? तो वो जो प्लानिंग कर रहे हो ना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिसर्च फेस। इन खर्चों को आप सीधा सीधा क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। इतना सिंपल है कि व्हेन यू आर इन अ प्लानिंग फेज। अच्छा, फिर इस पर थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है, सो नॉट थ्योरेटिकल। वो आपको बोलेगा कि भाई ये इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उस पर इतना खर्चा आया है। तो आपको लिखने का तरीका क्या होगा? सिंस द एक्सपेंडिचर्स ऑफ इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स परटेन्स टू द प्लानिंग फेज, दिस शुड बी एक्सपेंस आउट। पर आप यहाँ पे रिसर्च फेज नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? प्लानिंग फेज। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने इसमें सारी चीज़ें उठा के लिख दी है ना, कि फिजिबिलिटी स्टडीज हो रही हैं, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गए, ये इसमें से कुछ भी चीज़ आपको मिलती है तो आप बोलेंगे सिंस these expenditures pertain to a planning phase, this should be expense out। आगे उसने बोला प्लानिंग कर ली, आपके पास ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गए, किससे बनवानी है, क्या बनाना है, वो सब आपको पता है। यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट टू मेक। प्लानिंग फेज पार हो गया। अब आ जाओ, वो बोलता है एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, अब एक बात है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैं वेबसाइट डेवलप करूंगा तो उसके पीछे कोई डेटा होगा, और डेटा की स्टोरेज होती है सर्वर में। डेटा की स्टोरेज क्या होती है? सर्वर में। तो वो बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन और, अच्छा एप्लीकेशन डेवलप करना तो मैं समझता हूं कि एक इंटेंजिबल है, ऐसा ही है ना, पर उसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपको बनाना होगा कि जिसके अंदर वो एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होगा, वो क्या है? सर्वर। सर्वर तो टेंजिबल है ना, उसकी तो फिजिकल सब्सटेंस है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना कि सर्वर की कॉस्ट वेबसाइट की कॉस्ट में डाल दो, ये यहाँ पे क्लैरिटी दी गई। उसने बोला सही है आप वेबसाइट बना रहे हैं, पर वेबसाइट बनाने के लिए जो वेबसाइट तो एप्लीकेशन है ना,
कि आपने डोमेन नेम खरीदा। डोमेन नेम क्या होता है? pk.ey.com, art.lms.edu.pk, तो ये सारे क्या हैं? डोमेन नेम है, स्पेसिफिक डोमेन नेम जिसके आपको पैसे पे करने पड़ते हैं कि ये आपका रजिस्टर्ड डोमेन है। इसके क्योंकि देखो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये सर्च करके लोग आपको जानेंगे क्योंकि ये वेबसाइट पे ये चीज़ पाई जाती है। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है डोमेन नेम हासिल करना एक एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इंटेंजिबल है ना। डोमेन नेम क्या एक राइट है। तो लोगों ने पूछा क्या इस डोमेन नेम को वेबसाइट की कॉस्ट का पार्ट बना? उसने बोला बिल्कुल, क्योंकि इसके बगैर वेबसाइट नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? जो पार्क करेगा नाम वो तो स्पेसिफिक होगा ना। नहीं नहीं नहीं, गलत। देखो दो अलग चीज़ें हैं। सर्वर क्या है? जिसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे अभी जो मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये मेरे सीपीयू में स्टोर हो रहा है, राइट। फिर जब मैं आपको इसी चीज़ को पोर्टल पे दूंगा तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है? सर्वर पे। क्योंकि एक सर्वर एक एप्लीकेशन से लिंक्ड है एंड दैट एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है। जैसे आप जो अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं वो एप्लीकेशन है ना, हाँ या नहीं, जिस पे लेक्चर्स आ रहे होते हैं, सारी चीज़ें, वो एक इंटेंजिबल है। पर उसके पीछे जो डेटा मौजूद है वो कहाँ मौजूद है? सर्वर में। वो सर्वर में पीपी में रखूंगा। वो सर्वर में ये नहीं करना कि उसको डाल दो, उससे तो पता होगा क्या? इंटेंजिबल की डेफिनेशन ब्रीच हो जाएगी। कैसे? फिजिकल सब्सटेंस। भाई एसिड नहीं है क्या? वो है, पर हम बोलेंगे इंटेंजिबल तो होता है विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। ये क्या है? तो आगे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी तो दूर की बात है, ये यहीं बाहर हो गया। तो तभी तो इंटरप्रिटेशन कमेटी, देखो सवाल तो फजूल था, वैसे ही लोगों ने पूछना ही नहीं चाहिए था। हाँ हो सकता है कि हम उस कंपनी में होते जिसमें ये मसले आ रहे होते तो क्या पता हम भी इस कतार में लग जाते, बता भाई क्या करना है। पर अगर या तो हमें इसलिए आसान लग रहा है कि हमने पढ़ के देखा कि एक बार चीज़ डिसाइड हो चुकी थी, वरना उस वक्त तो ये भी हो सकता है ना तुम अपने आप को वहाँ रख के देखो कि यार लोग बोल रहे हैं वेबसाइट बना रहा हूँ, सर्वर भी इसके लिए ले रहा हूँ, तो ये यहाँ डाल दो। तो क्लैरिटी नहीं थी ना कि क्या करना है। पर अगर एक बंदा नॉर्मल दिमाग लगाए तो वो ये तो कहेगा ना कि यार सर्वर है, टेंजेबल है, उसकी फिजिकल सब्सटेंस है, दैट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इंटेंजिबल। तो दीज टू थिंग्स आर सेपरेट। बात समझ आती है? तो क्या इन्होंने क्लैरिटी ले ली और उसके लिए हमें आसानी हो गई, हमें अप्लाई करना है सिर्फ, दैट्स इट। वापस से मैं तुमसे पूछूं डोमेन के बगैर वेबसाइट चल सकती है? पक्की बात है। तो सर वो टिक हो गया, वो उसका पार्ट बन जाएगा, सही है जी। अच्छा, आपने किसी डेवलपर को सैलरी दी, क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? पक्का? तो नहीं दो तो बनेगा नहीं। आप खुद डिफाइन कर सकते हो ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अच्छा, आपने 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 सर्वर डेवलप किया, मतलब सर्वर मंगवाया, सर्वर को इंस्टॉल किया, सर्वर की कॉस्ट, उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट वेबसाइट की कॉस्ट में जाएगी, पीपी में। क्यों? सर्वर का मसला है। वेरी गुड, आगे सुनिएगा। तो देखें यहाँ पे आप इसको रीड करते हैं। वो कह रहा है एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या हो सकता है? ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, क्या अप्लाइज? परचेजिंग एंड डेवलपिंग, हाँ जी, कहाँ फेंकेंगे? अच्छा, वेबसाइट चलाने के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल में। इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट कर रहे हैं कि कितना लोड आपकी वेबसाइट बर्दाश्त, तो इसके बगैर क्या ये वेबसाइट चल पाती? नहीं। तो ये भी डायरेक्टली क्या होगा? क्योंकि ये पता है सॉर्ट ऑफ, जैसे हम वो करते हैं ना टेस्ट रन, कि क्या वो फंक्शनल हुआ या नहीं हुआ, उस हिसाब से चल पा रहा है या नहीं चल। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, जब भी रिजल्ट आता है कि आपकी वेबसाइट रुक जाती है, नहीं काम कर रही होती ना, बच्चे बोल रहे हैं भाई वो क्रैश हो गई है, तो क्यों होता है? स्ट्रेस आ जाता है ना उसके ऊपर। तो अगर फिर उन लोगों ने क्या किया, बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये स्ट्रेस टेस्टिंग की, जिससे पता लगा भाई इतना लोड होता है तो हमें इतना क्वालिटी का सर्वर मेंटेन करना है, इतना हैवी, ताकि अगर एक वक्त पे सारे लोग भी एक्सेस करें तो ये वेबसाइट डाउन ना हो। क्योंकि सही है भाई, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कर रहे हैं तो वो तो रोज़मर्रा पे कर रहे हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है कि जब ऑल टुगेदर मजमा आता है और फिर वो सर्वर डाउन हो जाता है। तो सर्वर डाउन होने का मतलब पता है क्या है? कि उस कैपेसिटी नहीं है जितने लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं।
बात समझ आ रही है? तो क्या एनी हाउ आपको ये बात समझ आ गई कि एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में किए गए खर्चे क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे, पर उसमें मोहतात रहना है कि आपका जो भी पीपी होगा वो पीपी में जाएगा। एग्रीड? एक और चीज सिखाता हूं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब हार्डवेयर खरीदते हैं, हार्डवेयर स्पेसिफिकली, तो वो हार्डवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। जैसे एक सर्वर है, उसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने उसमें 15 में भी किया था, ऐसा ही है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आपको, आइए प्लीज सुनिएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, इंटेंजिबल के अंदर ही लिखा हुआ है, शुरू की बातों में आप चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। देयर कुड बी सम हार्डवेयर्स इन विच सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, यानी उसके बगैर वो चीज। तो फिर ये भी कहा गया आप चाहें तो इसी सॉफ्टवेयर को उस हार्डवेयर का पार्ट बना के वहीं कैपिटलाइज कर दें पीपी में, क्योंकि ये उसके बगैर। पर दिस शुड ओनली बी द केस व्हेन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट। दिस शुड बी ओनली बी द केस व्हेन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब यह है कि सर्वर अगर मैंने ले लिया तो वो सर्वर जो है एकदम कोरा कागज है, वो कुछ भी नहीं कर सकता अनलेस कि ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उसमें। अच्छा, फिर वो बोले कि यार कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें चल सकता है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर को अलग से कैपिटलाइज करेंगे। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? तो वो सॉफ्टवेयर आप वेबसाइट की कॉस्ट में डाल दीजिएगा, क्योंकि इटसेल्फ दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एन इंटेंजिबल। सही जी, बिल्कुल ऐसा है। तो जो सामने वाला बंदा है ना, उसने रेवेन्यू भी नॉन डिस्टिंक्ट के केस में रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वो एक साथ ही सेटल किया होगा ना, तो आप भी कैपिटलाइज भी एक साथ ही करेंगे, सब्जेक्ट टू इंटीग्रल पार्ट। ये बात आपने बस याद रखनी है। आगे हमने कहा सर एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम हार्डवेयर लेके आ रहे हैं, डोमेन नेम परचेज कर लिया, वो तो ऊपर हो गया। फिर वो कह रहा है कि वेबसाइट की ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट हो रही है, कि वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा, एनिमेशंस कैसे होंगे। डू यू थिंक दैट दीज कॉस्ट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर अ वेबसाइट? यस, क्योंकि इसके बगैर तो आपकी वेबसाइट की जो विजुअलिटी है वो तो सही हो ही नहीं सकती। एक यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए ना, तो यूजर फ्रेंडली के लिए एनिमेशन, ग्राफिकल डिजाइन वगैरह सब चीजें क्या होंगी, कैपिटलाइज होंगी। देखें ये लिखा हुआ, इंक्लूड डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज एंड डेवलपमेंट ऑफ लेआउट ऑफ द वेबसाइट। दिस इज वेरी नेसेसरी। अगर आप एक वेबसाइट सिर्फ वाइट पेज आ रहा है और ब्लू लिंक्स आ रहे हैं और ये लिखा हुआ है, मतलब दिस इज नॉट अट्रैक्टिव, नो वन बॉदर्स अगर वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। बात समझ आता है? तो सिर्फ नाम लिखे हुए हो, क्लिक करे जाते हो, घूमते जाते हो, तो ये तो ऐसा हो गया कि कंप्यूटर के किसी फोल्डर में घूम रहे हो। अगर एप्लीकेशन बनाई है तुमने, एक वेबसाइट बना रहे हो, तो उसकी अपीयरेंस ऐसी हो जानी चाहिए जो कैची हो, जिसपे आप आईकैप की वेबसाइट पे जाएं, आप क्लिक करें, एग्जामिनेशन में जाते हैं तो नीचे पूरा एक साथ यूं खुल के आता है खुद से, सही है ना? फिर वो आपको बोलता है सेलेक्ट करना है तो करो, वरना कर्सर हटा दो यहाँ से। अगेन ग्राफिकल, एनिमेशन, डिजाइन, लेआउट, वो सारी चीजें थी। तो आई थिंक उसके बगैर वेबसाइट बन जाएगी, वो कंपलसरी है, कंपलसरी, उसके बगैर बन ही नहीं सकती, कंप्लीट होनी चाहिए। आगे फिर हमने कहा कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट का मतलब यह है कि उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए जो कि यूजर के लिए लाजिम हो वेबसाइट को अप्रोच करने के लिए। जैसे कि आप हमारा LMS खोल के देखें तो हमने ये डिज़ाइन तो किया हुआ है ना, प्लीज़ सुनिएगा कि यार सही है, ये टीचर्स हैं, सही है जी, इनकी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ये सब्जेक्ट में इतने कोर्सेस ये पढ़ाते हैं, इतने टेस्ट होते हैं, ये सारा क्या कंटेंट है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, कंटेंट राइटिंग भी एक आर्ट है। मतलब एक नॉर्मल बंदा लिखेगा ना, वो बड़ा सिंपल लिखेगा कि भाई ये, अच्छा एक कंटेंट राइटर को बताओगे तो वो बोलेगा कि अलग ही कहानी कर देगा। मैं जैसे उस दिन देख रहा था इस पे यूट्यूब पे, मैंने कुछ अपने जो लेक्चर्स हैं वो मोनेटाइज किए हुए ना, तो अब मैं खैर इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ, फॉर ACC है, तो वो मैं अलग कहानी चला रहा हूँ, शुरू की है मैंने। तो खैर अब जब मैं वो करता हूँ तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस कॉम्बिनेशन, जैसे ये अपना कंसोलिडेशन है, तो मैंने कहा कि एक्विजिशन डे अकाउंटिंग, मैंने क्या लिखा, तो वहाँ पे उसने मुझे बोला यू कैन गेट हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएटर। मैंने उस पर क्लिक किया, ऐसे मैंने देखो क्या होता है, तो उसने जो इसी चीज़ को चेंज किया, एक एनिमेशन मुझे बना के दी। मैंने क्या लिखा था, एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग। मैंने क्या लिखा,
वो मैंने जब उस पर क्लिक किया ना, उसने इसी बात को जो कन्वर्ट किया वो इस तरीके से किया कि व्हाट कुड हैव बीन द इम्पैक्ट इफ वी वुड हैव एक्वायर्ड एन एंटिटी डे वन, और फिर वो क्वेश्चन मार्क बना हुआ था इतना बड़ा और एक बंदा यूं सोच रहा है, मतलब कंटेंट बन गया। दिस इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। क्या एक बंदे को देखेगा वो कैची लगे, बोला देखो तो सही है कि उस दिन अगर मैं खरीदता तो क्या होता, मैंने क्या लिखा हुआ था, ये तो लिखा हुआ था एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग पर, उसने इसको क्या किया और अच्छा कर दिया, चेंज कर दिया, कैची कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं ये पूरी कहानी सुनाने के बाद, क्या कंटेंट डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपिंग अ वेबसाइट? पक्की बात है। चलिए अब रीड करते हैं। इंक्लूड्स क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आइदर टेक्सचुअल और ऑन द वेबसाइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ, ये बड़ी अहम बात है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। यानी ये वो सारे कंटेंट आप डाल रहे हैं जो कि वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए लाजमी है। बात समझ आती है? तो अब एक बंदा लिखता है कि मैं फॉर एग्जांपल, एक मैं बता रहा हूं अब्दुल्ला आपका सवाल का जवाब, एक बंदा लिखता है कि भाई इसने मतलब इसका इतना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ये तो सिंपल हो गया। वो ये लिखे इतना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग XYZ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इतने स्टूडेंट्स हमारी पढ़ाई हुए क्वालिफाइड हैं, तो दिस क्रिएट्स इम्पैक्ट। तो ये कंटेंट राइटर्स को आप बुलाते हैं और वो आपको लिख के देते, तो उनकी सैलरी भी क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। वेरी गुड। पर अगेन दिस शुड ओनली बी द केस, फिर बता रहा हूं, दिस शुड ओनली बी द केस कि वो डेवलपमेंट के लिए कंटेंट हो। अब एक और कंटेंट की एग्जांपल देता हूं जो कि डेवलपमेंट के लिए नहीं होगा आगे, वो मेरी एग्जांपल भी फिट हो जाएगा, जो मैंने बताया अभी वो सही हो जाएगा सब। वेबसाइट बन गई, अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर अपनी पोस्ट लगा रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट है इतने का है, उसके लिए फोटोग्राफी हो रही है, वो हमने चिपका दिया वेबसाइट पे। क्या ये वेबसाइट के बनने के लिए लाजमी है या मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ? मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये वेबसाइट के बनने के लिए लाजमी नहीं है। तो इन दिस केस ये वाली जो हरकत हो रही है क्या होगी, एक्सपेंस आउट। बात समझ आती है? तो दैट मीन्स कि आपने फर्क रखना है, एक कंटेंट डेवलपमेंट होगी वेबसाइट के बनने में जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट होगी, एक कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। भाई वेबसाइट तो रेडी है यार, वेबसाइट तो रेडी है, आप जो उसके ऊपर अभी चीजें पार्क कर रहे हैं वो क्या है, मार्केटिंग है। तो क्या वो वेबसाइट के बनने के लिए लाजमी है या ऑपरेशंस के लिए? ऑपरेशंस के लिए। तो दोनों में फर्क समझ आता है? तो एक कंटेंट डेवलपमेंट वो हो गई जो आप वेबसाइट को बनाने के लिए लाजमी है, एक कंटेंट डेवलपमेंट ये हो गई जो आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं सेलिंग के लिए। तो वो दोनों खर्चों में आपने मतलब फर्क रखना है, एक कैपिटलाइज होगा एक एक्सपेंस आउट होगा। और मजे की बात, आपने एक बंदा रखा हुआ है जो कि इस वेबसाइट को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है, उसकी कॉस्ट के क्या करेंगे? क्यों एक्सपेंस आउट? क्यों? रेडी फॉर यूज हो गई ना, उसको बनाने के लिए लाजमी, वो टेक्निकली रूटीन एक्सपेंडिचर है, वो तो एज एंड व्हेन इनकर होगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। देखो आखिर में देखो ऑपरेटिंग, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट। हाँ जी, बात क्लियर है? अब एक यहां पे सवाल आया था अब्दुल्ला का, सर व्हेन वी बाय सर्वर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, अमेजॉन एंड अदर्स, दे ओनली गिव ऑनलाइन एक्सेस टू द यूजर, हाउ कैन वी ट्रीट दिस? अच्छा, इसने बच्चे ने सवाल अच्छा किया, ये अभी ना बाकी कंपनीज पे भी रीस्टेटमेंट डलवा रहा हूं मैं। ये सवाल देखो उसने कितना अच्छा किया है। व्हेन वी बाय सर्वर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड अदर्स, ये तो मैं सिखाता हूं, मैंने सोचा था बताऊं नहीं बताऊं, मैंने कहा तुम्हारे लिए रेलेवेंट होगा नहीं होगा, चलो बता देते हैं। ये रिसेंट चेंज आया है, अभी इस पर क्लैरिफिकेशन आई है। यहाँ ये मार्केट में किसी को पता भी नहीं है, तो सवाल इसने एब्रप्टली पूछ लिया है और बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और यही बात बाकी भी पूछ रहे थे। तो इसके लिए भी आपको पता है ना, एक क्या आया होगा, इफ्रिक आया होगा। देखिए या तो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, इफ्रिक आया इसके ऊपर अपडेटेड, वो तो मैं जिक्र करता हूँ। अभी मैं कितने 3 दिन पहले इस पर हमारी बहस चल रही थी क्लाइंट से, अच्छा खासा अमाउंट उसका एक्सपेंस आउट होगा। अभी बताता हूँ कैसे, सुनना। इसने पूछा अब्दुल्ला ने, when we buy server from Amazon and others, they only give online access to the user, access मिल जाएगा यूजर को। How can we treat it as many startup buy their server from these company to host their website? बिल्कुल सर्वर मेरा नहीं है, सर्वर
किसी और का है, हमें सिर्फ उसकी जगह मिली है, सही है। द बायर डोंट हैव एनी फिजिकल एक्सेस, एग्जैक्टली इस केस के अंदर जो इफ्रिक की क्लैरिफिकेशन आई है वो ये है कि आप उस सर्वर को कंट्रोल नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्लैरिटी से सुनना मजा आ जाएगा। ये कोई 3 पेज की डॉक्यूमेंट्री है, पूरी जो उसमें कहानी लिखी हुई है, पढ़ के एक बात सीखी कि कंट्रोल की डेफिनेशन और डीपली किस तरह समझी जा सकती है। मतलब उन्होंने क्या बात लिखी है उसके अंदर यार। ये भी जो तुम्हें मैंने बताई है समरी है ना, अब इसके पीछे क्या क्या बहस हुई थी वो तो मैं हल्का 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 तुम्हें बताता गया। आगे सुनते हैं। मैं यार रीड कर रहा, उसने शुरुआत यहाँ से की कि सिंस वी आर गिव, मतलब कस्टमर हैज बीन गिवन एक्सेस बाय द अमेजॉन एंड एनी अदर एक्सटर्नल थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, वी डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर इट। फिर उसने बोला हाउ, कॉमा, फिर कुछ क्वेश्चंस थे। एसेट की डेफिनेशन क्या है? रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। हमने बोला वी आर कंसिडरिंग नो कंट्रोल ओवर द सर्वर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। Amazon can shift your data from this to this anytime. यानी Amazon के पास आपका डेटा पड़ा हुआ है, क्या लाजमी है कि वो सर्वर पे ही रखेगा या कहीं और भी घुमा सकता है? किसी और जगह रख दे, किसी और जगह रख दे, क्या ये कंट्रोल हुआ? कंट्रोल का मतलब ये होता है आप डायरेक्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होगी, किस वक्त यूज़ होगी। आपने तो डेजिग्नेटेड कैपेसिटी ली हुई है ना, हाँ या नहीं? आपने डेजिग्नेटेड कैपेसिटी ली हुई है, यानी कहने का मतलब है कंट्रोल यहां से डिफाइन हो रहा था। जो उसने बात बताई बड़ी टेक्निकल बात बताई उसने बोला कि भाई कंट्रोल का मतलब है यू डिसाइड हाउ एंड वेयर द एसेट विल बी यूज्ड। भाई पर अगर आप किसी और से सर्वर ले रहे हैं, आपको क्या पता उसने किस सर्वर पे आपका डेटा रखा हुआ है? वो यहां से उठा के दूसरे सर्वर पे डाल दे, उस सर्वर की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, तेज चलेगा, स्लो चलेगा, तो ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अभी आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। आपका आए दिन अक्सर पोर्टल डाउन होता है, ये तो आप रिलेट कर सकते हैं। जो बच्चे चर्सी रात को पढ़ने बैठते हैं ना, फिर वो रोने धोने मचाते हैं कि जब पढ़ने बैठो, अबे जब क्या पढ़ने बैठो, बैठा ही रात को तू। हाँ, तो उसको आदत है कि भाई रात को बैठ रहा है वो। अब रात को पढ़ने बैठा, पोर्टल डाउन है क्योंकि बाकी सारी चौरंगियाँ भी रात को ही बैठी हुई हैं। अब हमने उस बंदे से जिससे सर्वर लिया हुआ है, हमारा खुद का सर्वर है क्या या पोर्टल वाले का? पोर्टल वाले का, तो ये एक्सटर्नल है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक्सटर्नल सर्वर है, पोर्टल वाले का सर्वर है, उसने किस क्वालिटी का लगाया हुआ है? क्या मेरा कंट्रोल है? मैंने तो सिर्फ स्पेस बाय की हुई है। तो फिर वो कहता है दिस इज जस्ट अ रेंटल अरेंजमेंट, यू डोंट नीड टू कंसिडर इट एज अ इंटेंजिबल। रेंट पे करो, कहानी खत्म। तो जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इसको इंटेंजिबल बनाया हुआ है, अब वो सब की सब क्या करेंगी? एक्सपेंस आउट करेंगी। तो फिर कंपनी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये बात, ये तो क्या ऑडिट में सुनाने वाली कहानी है, यहाँ सिखा दी क्योंकि रेलिवेंट है। कंपनी का वो क्या था पता है स्टांस? ये क्लैरिफिकेशन तो अभी आई है ना, चेंज ऑफ एस्टीमेट है। क्या कहा? चेंज ऑफ एस्टीमेट है। हमने कहा भाईजान ये कानून पहले से ही था, आपने समझा नहीं, आपके लिए क्लैरिटी कभी आई है। तो फिर जो आज तक कंपनी इसको इंटेंजिबल बना के बैठी हुई हैं, वो सब इंतकाल नहीं, गलत। मुझे एक बात बताओ, आप लोग बताएंगे, क्या ये सही कह रहे हैं कि उनको पता नहीं था, या पता होते हुए भी जानबूझ के इंटरप्रिटेशन गलत थी? नहीं अभी नहीं, थैंक यू। रेट्रोस्पेक्टिवली जाएगा, गलती है ना उनकी। बिल्कुल, तो यही वाली तो बात है कि भाई ये समझने की बात थी। पर खैर बड़ी डॉक्यूमेंट्री अच्छी थी और बच्चे ने राइट टाइम पे राइट सवाल पूछे, एंड दैट इज रियली गुड। तो बात समझ आती है कि हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं कंट्रोल होता तो क्या मैं अपनी स्पेसिफिकेशन का सर्वर लगाता? मुझे कितनी क्वालिटी चाहिए वो भी मैं मेंटेन करता। यहाँ पे क्या ये कुछ भी मैं मेंटेन कर पाता हूँ? नहीं। तो दैट मीन्स कि आई डोंट हैव अ कंट्रोल। इफ आई डोंट हैव अ कंट्रोल आई कैन नॉट कॉल इट एज माई एसेट। तो एसेट ही नहीं है तो इंटेंजिबल तो डेफिनेशन में ढूंढने की बात ही अलग हो गई। बात समझ आती है? तो अगेन इन कंपनीज को क्या करना था? अच्छा, फिर आपके भाई ने एक तरीका भी बताया उनको इससे निकलने का। तो एक ही बंदे को बताया, अभी जाऊंगा ना इस्लामाबाद तो फिर उनको और बताता हूँ। तो खैर मुझे बोल रहा यार तू बता ना यार, कुछ तो निकाल जुगाड़। मैंने कहा एक काम कर, तुम ये बोलो ही नहीं तुम्हारा इंटेंजिबल है, तुम ये बोलो हमने प्री पेमेंट की हुई है 3 सालों की। हो गया एसेट, सिर्फ क्लासिफिकेशन चेंज होगी।
लो बे यार ये तो ज़्यादा। तो मैंने कहा देखो गेम्स तो है ना, अगर आप विद इन कानून में रहते हुए अगर गेम करना चाहते हो तो भाई आपके पास है। तो फिर उसने मुझे बोला यार इसका कुछ डॉक्यूमेंट तो बना के दे ताकि मैं लिखूँ, बनवा भी मुझसे रहा है। मुझे बोला कुछ बना के दे ताकि मैं आपको ही रिप्लाई करूँगा। मैंने कहा थैंक यू यार मुझे। पर खैर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू हेल्प योर क्लाइंट, क्योंकि मतलब कोई गलती नहीं है, मतलब इन द सेंस कि जो हो सकता है ना पॉसिबल वो कर, उनकी भी ऑनेस्ट मिस्टेक थी। अगर ये इंटेंशनल होती ना तो मैं बजा देता ना, मैं बताता ना, उनके दिमाग में ये बात आनी थी। मैंने उनको सिंपल ये कहा जिससे भी तुमने ये सर्वर लिया हुआ है ना उससे एग्रीमेंट में ये लिख लो कि ये पेमेंट जो है ना आपकी 3 साल की और ये प्री पेमेंट है, तो दैट्स इट। ये अब तक भी तुम 3 सालों पे अमोर्टाइज कर रहे थे या 5 सालों पे, अभी भी 5 पे ही होगा। फर्क इतना यहाँ से निकल के प्री पेमेंट में चले जाएगा, दैट्स इट। तो हाँ यार ये तो सही है। तो मैंने कहा खैर चलें, तो पहले बताओ बात समझ आती है। तो फिर ये भी एक अच्छा, फिर उसमें ये भी मैंने पता है कहाँ से पिक किया, उस कम्युनिटी की डिस्कशन में ये लिखा हुआ था कि या इट इज पॉसिबल दैट समवन माइट पे फॉर दीज सर्वर्स फॉर राइट ऑफ सर्वर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, इन दैट केस दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ प्री पेमेंट। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए जुगाड़ निकाल दिया हमने। तो मैंने कहा तुम कहो ही नहीं ना इंटेंजिबल बेवकूफ, तुम बोलो प्री पेमेंट है। हाँ बस फर्क इतना है कि नॉन करंट से करंट में आ जाएगा, और वो ऑब्वियसली रेंट एक्सपेंस आ रहा होगा, टेक्निकली सर्विस एक्सपेंस है ना, आप नॉन करंट से यहाँ आ जाओगे, दैट्स इट। तो बोलता है यार ये तो क्या होगा, हमने तो डेट लिया हुआ है, चस्सी तुम्हारा करंट रेशियो और अच्छा हो जाएगा, तो करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे ना। बुल्ला दादा सही कह रहा है, यही करेंगे। तो मैंने कहा चलो यार अगर तुम सोचते हो तो फिर सही सोचो ना, डायरेक्शनल। तो दिस इज हाउ कि आपने रेशियोज भी मेंटेन कर लिए। बोल ये तो मैंने कहा पागल, फायदा है तुम्हारा, उलट हो रहा है तुम्हारे लिए, अच्छा है ले आओ यहाँ पे, कोई मसले वाली बात नहीं है। किसको क्या दिखाने के इंटेंजिबल के, क्या करना है तुमने, उल्टा करंट एसेट बढ़ जाएगा। फिर बोल रहा है अच्छा बात सुनना ना, ये कहानी चल रही है। फिर बोल रहा है क्विक रेशियो, उसमें तो माइनस हो जाता है ना। तो मैंने कहा भाई क्विक रेशियो में पहले भी और अब भी कोई फर्क नहीं होगा ना इसके होने से, ना पहले था ना अब है। बोला हाँ यार, तो मैं तो पूरा समझाना पड़ा उसको कि भाई ये है। अब उसने बोला हाँ यार अब मैं करूँगा, क्योंकि देखो मैनेजमेंट कितना सोचती है। हाँ 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, मतलब मुझसे बहुत सीनियर है। पर वो उनको ये है ना कि मैं अभी भी, खैर मैंने उस क्लाइंट पर वही अच्छी खासी तगड़ी मिस स्टेटमेंट्स निकाली हुई 3-4 बिलियन तक, एक और ये आ जाती तो इस पर तो मैंने खुद हल्का हाथ देते ना कि जा वही खेल ले। मैं बता रहा हूँ मैनेजमेंट कितना सोचती है, मतलब अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो मेरे एफएस पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हिट होंगे, तो उनको भी फिर वैसे बताना पड़ता है। और अगेन वो मैनेजमेंट का बंदा मेरी टीम के किसी बंदे से बात नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्टर है वो, तो वो फिर बोलता है कि भाई बात उससे करो जिसको समझ आए। अब वो बच्चे को लेके बैठेगा, वो बोलेगा भाई यार ये हो रहा है, बोले अच्छा, नहीं बोलेगा आप तो मिस स्टेटमेंट है, गलती है, आप इसको करें। तो खैर देयर इज़ अ वे आउट, इफ़ देयर इज़ अ वे आउट आप उसको बताएं तो वो हेल्प होती है। खैर बट दोज कंपनीज हु बाय द सर्वर्स एंड फर्दर रीसेल स्पेस, तो वो तो फिर आप लेसर के जुमरे में आ जाएंगे ना। देखें वो कह रहा है कि हम, अब देखो तुम उलट पूछ रहे हो ना, अब ये फैल गया। एक तो ये आने वाला पूछ रहा था, अब ये जाने वाला पूछ रहा है। ये बोल रहा है अगर हम बाय करके किसी और को स्पेस पे देते हैं तो भाई सीधी सी बात है, आप फिर वही वाली कहानी है ना कि आपने एक एसेट लिया हुआ है, एसेट कैप फॉर रेंटल पर्पसेस, वो पहले पीपीई में आता है। फिर आप वो कंडीशंस देखेंगे कि 5 पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। अगर आपने उससे पूरी लीज के पैसे रिकवर नहीं किए पूरी फेयर वैल्यू के, तो आपके लिए ऑपरेटिंग लीज है वही, जैसे उसके लिए सर्विस आपके लिए भी सर्विस, अदर वे राउंड हो गया। क्लियर है अब्दुल्ला, जल्दी बताओ, हो गया ना। देखो तुम फिर अब लेसर बन के सोचो ना। अब लेसर के लिए तो सीधी सी बात है, हर लीज कौन सी होती है, ऑपरेटिंग बाय डिफॉल्ट। पर वो 5 में से कोई एक कंडीशन मीट हो जाएगी, फाइनेंस लीज, पर उसके लिए एसेट का आइडेंटिफाइड होना लाजमी है। बात समझ आ रही है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक सर्वर है जिसपे स्पेसेस दे दो लोगों को अलग अलग, तो फिर आप उसमें बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाइड स्पेस देखना। आप बोल दो सही है भाई 50 GB 100 GB 10 GB ऐसा कुछ करके, तो वो है तो फिर बाकी कंडीशंस भी मीट करो। और अगर वो बाकी कंडीशंस पे पूरा नहीं होता तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग लीज, तो उसके लिए भी सर्विस, आपके लिए भी सर्विस। सिंपल है। चलें पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है। चलें जी अब एक सवाल करते हैं। फिजा पूछ रही है सर पोर्टल को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, आप मुझे बताएंगे। अगर हमने पोर्टल लिया हुआ है,
पोर्टल का सर्वर बात कर रहा हूँ, या जो भी हमने ये लिया हुआ, ये पोर्टल को कैसे अकाउंट फॉर करूँगा, इंटेंजिबल में? ये सर्विस एग्रीमेंट है, सर्विस एग्रीमेंट, एक्सपेंस करता रहूँगा। वाई नॉट इंटेंजिबल? कंट्रोल ही नहीं है। आज अगर वो इंटेंजिबल वाला बोले कि खत्म, तो फिर खत्म। और अगर आपने 4 साल के लिए पैसे दिए हुए, प्री पेमेंट हो जाएगा। ये सोच होनी चाहिए, सही है, कंट्रोल नहीं है। सही हो गया फिजा? क्लियर है? चलो एक और बात मजे की, सिर्फ एक चीज तुमसे पूछनी है। मुझे बताओ, पोर्टल पे आए दिन तुम देखते होगे, जब तक अगर तुम थोड़े से पुराने हो, यानी ना सेंस के 2 साल हो चुके हैं तुम्हें, तो पोर्टल का पहले डिजाइन और अब डिजाइन में फर्क है। जो व्यू है, लुक है, उसमें फर्क है। तो वो हमने चेंज कराया, उसने खुद किया? तो मेरा कंट्रोल है, या वो खुद छेड़खानी कर रहा है? कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं कह ही नहीं सकता एसेट है मेरा। क्लियर है? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। सही हो गया अहमद? बात समझ आती है? फिजा क्लियर है अब? ओके गुड। चलें इसको भी थोड़ा टाइम बाउंड करें, और एक मिनट इसको खोल लें, इसको भी थोड़ा टाइम बाउंड करके, और ये अगर 9 मार्क्स का है तो आपको इसको कर लेना चाहिए 15 मिनट्स में। 15। ओके जी। तो खैर ये 9 नंबर का इसलिए भी था क्योंकि हैं ही कितने इंटेंजिबल, 2 इंटेंजिबल। अच्छा, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस का सीन नहीं है? चलें, तो हमने ये कहा कि हम यहाँ पे अगर सीधा सीधा हिसाब किताब करें कॉस्ट का और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का, ऑब्वियसली इसके अंदर आपने वो ओपनिंग वाले 2 बनाने हैं, पर दोनों में 0 आएगा। सही जी। तो आपने कहा ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 2 आ रहे हैं। एक तो आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो जिसका नाम अल्फा है। ओके जी। और क्या था? वेबसाइट। ये 2 हो गए हिसाब किताब। अच्छा, ये भी 0 है, ये भी 0, और यहाँ पे भी आपका ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है दोनों में 0 आएगा। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इन्होंने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था 1 फ़रवरी 2023 पे, और कब तक इस पे खर्चे हुए हैं? 1 दिसंबर। तो अगर मैं सिर्फ यही टाइम स्पैन देखूं तो ये 10 महीने बनता है। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट फॉर इंकर्ड टू अल्फा आर एस फॉलोस। वो कह रहा है फेब से लेके नवंबर 23 तक, ऑब्वियसली ये आ गया। तो हमें पहले देखना है कि इसमें से कब डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी। फिर वो कहता है इक्विपमेंट आपने 1 अप्रैल को बाय किया है, अगेन इसका सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होगा। कंज्यूमेबल्स हैं फेब से लेके, और ये मई से आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके कितने महीने होंगे? 7 महीने, नवंबर तक। तो इसको 7 मंथ्स करना है, बाकी सबको 10-10 महीने के हिसाब से डिवाइड करना है। तो ये 7 मंथ्स हैं। ये रहा आगे। वो कह रहा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्टेड ऑन May 1, यानी डेवलपमेंट एक्टिविटी May 1 को शुरू हो चुकी थी, बट जो क्राइटेरिया मीट हुआ था वो जून में हुआ था। तो जून से लेके अगर आप दिसंबर तक जाएं और नवंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 6 मंथ्स की आप सेफली कह सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन होगी। हमने कहा चलिए ये सर अभी देख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले किया ये कि 60 को डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब अगर हम इसके डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसको आप ऑल टुगेदर डिवाइड करेंगे 5 से इंटू 6/12।
कितना आ गया, ये 12 आ गया। अच्छा भाई, फिर आपने इसको डिवाइड किया 10 से इंटू 6/12, कितना, कितना 60 आ रहा है। अच्छा ओके, डिवाइड कर दिया ना, सही है सही है, 42। ओके, और इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये सब आपने सम किया 114, ये आ गई आपकी कैपिटलाइजेशन सर। बाकी सीधा सीधा पीएनएल में जाएगा, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है जी। हाँ, स्टाफ सैलरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ना, क्योंकि जो डेवलपमेंट में लगे हुए हैं उनकी तो कैपिटलाइज होगी ना। ये वो पुराने कॉन्सेप्ट भूल जाओ कि जो बचपन में सिखाए जाते हैं, जो कि गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, कि अगर एक ही एम्प्लॉय मेरा काम कर रहा है उसको मैं सैलरी दे रहा हूँ। नहीं, अगर वही बंदा काम कर रहा है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर तो उसकी सैलरी कैपिटलाइज होगी। मुझे पता है तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बोला क्या है कि इंटरनल बंदा है भाई, तो इंटरनल बंदा काम क्या कर रहा है, उसको जो सैलरी दे रहे हैं उस एसेट के लिए दे रहे हैं ना, तो वो कैपिटलाइज होगी। सेम टाइम पे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, उनके तो पेरोल पे होते हैं ना डेवलपर, तो वो भी तो सैलरी इन्वेंट्री में पार्क होती होती है उनकी, वो पीएनएल में नहीं जाती है, क्योंकि हम कहते हैं ये कॉस्ट लग रही है मेरी, तो जो मैं तुमसे रिकवर करूंगा। सही है, तो इवन दो दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि वो काम कर रहा है उसके लिए। अच्छा भाई, इसके बाद हमने कहा 114, ये आ गया हिसाब किताब। यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 6 years, ऐसा ही है। चलें जी, तो हमने पहले तो ये कहा कि हम यहाँ पे एडिशन पार्क करें 114 की, तो इसकी लाइफ 6 साल ही है। तो अगर इसकी अमोर्टाइजेशन हम साथ साथ देख लें, तो आप कह रहे हैं सर इसकी अमोर्टाइजेशन 1.58, ये कितने महीनों की निकाली है, 1 महीने की। तो आपने सर यहाँ पे वैसे ही करके देख लेते हैं कि आपने 114 डिवाइडेड बाय 6 इंटू, यही आता है, यही है। ओके, हमने कहा ऑन July 1 IL launched a new website for the online sale of its products. The website was developed internally and met the recognition criteria as an, अच्छा भाई ये बताते हो ये कहाँ जाएगा, पीपी में, तो यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर ये तो चल नहीं सकती ना वेबसाइट इसके बगैर, डेटा कहाँ रखोगे। इंटीग्रल पार्ट नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं, आप कहेंगे सर ये एसेट को तो मैं मना ही नहीं कर रहा, ये एसेट है पर ये पीपी है, हाँ फिजिकल सब्सटेंस है, तो इसका डेटा भले ही वहाँ मौजूद होगा पर वेबसाइट एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा भाई, वो मतलब कि सवाल का जवाब ये होगा कि मैं कैपिटलाइजेशन से मना नहीं कर रहा, पर सही जगह कैपिटलाइज करना है। अच्छा भाई, कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट, सर ये तो पीएनएल में जाएगा। ओके, कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, प्लानिंग फेज है। ओके जी, क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट, कैपिटलाइज, ये कैपिटलाइज होगा। ओके जी, डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन, कैपिटलाइज। ओके जी, डिस्काउंट दिया कस्टमर को, अच्छा डोमेन नेम, अच्छा तो सर अगर हम जिस पे हमने कैपिटलाइज मार्क किया है 24 आ गया, और इसमें ये कह रहा है कि भाई इसकी लाइफ, अगर मैं इसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर करूंगा, एआई के टूल्स लगाऊंगा तो 8 साल, मैं कितनी लाइफ लूंगा, क्योंकि ये तो सोच है ना, ये तो अभी इस पर ही रहेगा कि यही नहीं है अभी तक। तो हमने कहा कि सर रेलेवेंट 4 साल है, यहाँ पे लिख भी देते हैं।
रेलिवेंट हमारे लिए ये है। तो हमने कहा कि सर इसमें हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये हमने कहा 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6/12, तो ये 3 बोल रहे हैं आप। अच्छा, तो आपके पास कुल मिला के जो अक्यूमुलेटेड आ गया 1.58 और 3, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया, और इन दोनों को नेट करोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। क्लैरिटी है? तो भाई SIC 32 भी आसान था। दिस इज ऑल। सर 8 ईयर्स क्यों नहीं लिए? देखो वो कह रहा है कि प्लान कर रहे हैं हम कि मैं इसके ऊपर अगर एडिशनल खर्चा करूंगा न्यू टेक्नोलॉजीज डाल के, तो जो हमें ये अलाउ करेगा कि मैं 8 साल तक चला लूँ। पर क्या ये हमने कर लिया है? करेंगे, सोच रहे हैं। तो भाई आप सोच के बेस पे तो नहीं कह सकते ना मैं एक्सटेंडेड लाइफ लूंगा, अनलेस के यू हैव डन इट टिल नाउ। सही है? फिर क्लियर है? अगर इंटरनली स्टाफ वाला ट्रीटमेंट किया हो और नोट में बता दें तो भी रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि देखो आपका स्टाफ जो है वो स्पेसिफिकली किसी, ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि अगर आपका स्टाफ जो है वो किसी XYZ इंटेंजिबल को बनाने में लगा हुआ तो उसकी वो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि उसके बगैर वो बन नहीं सकता था। तो यहाँ पे आप वो कॉस्टिंग थोड़ी ना कर रहे हो कि रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। हाँ, ये अकाउंटिंग है ये, वो नहीं है। सही है? तो ये फर्क था इसमें। तो यानी यहाँ तक क्लैरिटी है? सही है जी। अब इसमें आपका एक आध पास पेपर रह गया है, वो मैं आपको दे दूंगा। SIC 32 हो चुका है, खत्म, और इवन इंटेंजिबल्स भी खत्म। तो यही था इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ तुम लोगों को जो याद रखनी है, एक पास पेपर है इसके अंदर, मैं देखता हूँ अभी मेरे पास अगर पढ़ा हुआ यहाँ पे, नोट बनाने को बोलता है कंसोलिडेटेड बुक्स का, नोट्स टू कंसोलिडेटेड बुक्स। हाँ, अभी वो देखते हैं ना, नोट्स टू कंसोलिडेटेड बुक्स। अब सुनिएगा कहता है क्या है इसके अंदर। वो कहता है कि यार एक कंपनी ए है, उसने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया। सही है जी, ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा, अब आप मुझे यहां पे सोच के बताएं, सिर्फ समझ के, कि जब कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया तो आपको याद होगा कि हम कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स को माइनस करते हैं। अच्छा, ये वाली बात नहीं समझ आया तो आपने हाथ के हाथ पूछनी है, मैं हल्का सा शॉर्टकट में समझा रहा हूं। नेट एसेट्स आपने क्या करना है? माइनस करने। ये आपके पास जो रिजल्टिंग आंसर आता है ये कहलाती है गुडविल। सही है? मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कंसोलिडेटेड बुक्स का नोट बनाएंगे तो उसके अंदर एक नया हेड आ जाएगा गुडविल का, क्योंकि आप दो बुक्स की कंबाइन बना रहे हैं ना, ग्रुप के एफएस बना रहे हैं, तो ग्रुप के एफएस में तो गुडविल आ सकती है ना। तो क्या हम कह सकते हैं मैं एडिशन के कॉलम में यहां से आने वाली गुडविल पार्क कर लूंगा। सही हो गया? ये आ गया हिसाब किताब गुडविल का। एग्रीड? चलें जी, पहली चीज हमने सीखी कि ये आ गया। अच्छा, फिर जो मैंने सब्सिडरी के नेट एसेट्स बाय किए हैं, हो सकता है उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कि उसके अंदर कोई इन प्रोसेस रिसर्च एंड, आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि उसके लिए आप पे करेंगे, तो वो भी तो यहां पे खुल जाएंगे ना। सॉफ्टवेयर हो गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो यहां पे भी वो एडिशन के तौर पे आ जाएंगे। यानी एक तो होती है बाय वे ऑफ सेपरेट एक्विजिशन, क्या आप अलग अलग इंटेंजिबल वगैरह खरीद के आ गए। एक हो गया आपके सब्सिडरी के आने से आपके पास इंटेंजिबल्स आ गए, तो यहां पे आपके सब्सिडरी के, अच्छा देखो इसने बिल्कुल सही एग्जांपल दी रहीम ने, क्या यहां पे ब्रांड भी आ सकता है? कि हो सकता है सब्सिडरी का ऑफ द बुक्स कोई ब्रांड हो, तो आप यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो भी यहां आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है
कि आप लोग प्लीज सुनना, आप लोग इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मजीद कुछ रिसर्च करें, वो एक्सपेंस आउट होगी, पर इस पे वापस से अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। पर कहने का मतलब है वो अलग एक ही लाइन में दिखाओगे कि ये टोटल एडिशन है हमारी, कि कुछ वहां से खरीद के आई, कुछ हमने खुद की है, और फिर ये कहानी आगे एज इट इज चलेगी। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। मैं देख लेता हूँ, ऐसा सवाल हम कर लेते हैं अगर मेरे पास अभी है। पिछली में नहीं, पिछली में तो नॉर्मल कंसोलिडेशन का सवाल था, उसने पीएनएल मांगा था आपसे, पर सॉर्ट ऑफ तुम कह सकते हो उसमें ऐसी झलकियां थी। सही है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा सॉलिड ने देखो नशे में वो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर लेसर एंड रिलेटेड। सही हो गया, चलें ये भेजूं, ये मैं भेज दिया। ओके जी यार, ये फिर अगेन ज़रा टाइम मैनेजमेंट के साथ करना। ओके, तो इसके लिए आपके पास हैं कुल मिला के 12 मिनट्स। हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं तुम्हारा इस पे हाथ सेट हो जाएगा, देखो भी हो जाएगा तुमसे। डन। चलिए, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक इंटेंजिबल आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और दूसरा इंटेंजिबल आपके पास है वेबसाइट। और तीसरा है लाइसेंस। चलिए जी, ये हिसाब किताब हो गया। इसमें आपके पास अगर इन तीनों में आप देखें तो आपको नोट बनाना है पूरे साल का, पर इसमें ड्यूरिंग 2018 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, चलो पहले एक एक करके देख लेते हैं। ऑन जनवरी 1, 2018 ZL bought an incomplete research and development project from BTech at its fair value of 90 million, जिसका ब्रेकअप उसने ये दिया हुआ है। तो क्या आपने रिसर्च प्लस डेवलपमेंट दोनों को कैपिटलाइज किया होगा? इनिशियली दोनों आ जाएंगे, इनिशियली दोनों आ गए, तो आपने कहा ये तो हो गया 90 मिलियन इनिशियल कैपिटलाइजेशन, ये तो यहां तक हो गया। अच्छा, फिर वो कह रहा है सब्सिक्वेंटली इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने फर्दर रिसर्च की है पॉसिबल मार्केट्स के लिए, तो इररिस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट। और फिर कह रहा है डेवलपमेंट आपने की है ये, और फिर बोल रहा है कि भाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च। ओके, ऑल द कॉस्ट are incurred immediately from January 1 till the product completion date is 31 अगस्त। तो अगर हम ये देखें कि अगस्त तक तो हमारे बनते हैं कुल मिला के 8 मंथ्स। आउट ऑफ 8 मंथ्स वो कह रहा है इसमें से कितने महीने कैपिटलाइजेशन पीरियड है? 6 महीने। तो आपने कहा कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, डिवाइड करूंगा 8 से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 डिवाइडेड बाय 8, तो आप कह रहे हैं 36 आ गया। तो अगर मैं इस 90 में इस 36 को ऐड करूं 20, ओके, वॉइस का मसला था, सही अब आ रही है भाई, यानी सॉरी यार, अब हो गई क्लियर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 126। ओके, तो आप लोगों ने भी ऑनलाइन वाला यही किया था, 126 यही आ रहा है हिसाब किताब। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे इसका तो ओपनिंग कुछ भी नहीं है, ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, इसका तो कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ पे आपने कॉस्ट का कॉलम खोला और आपने कहा ओपनिंग बैलेंस एज ए जनवरी 2018,
ये कुछ भी नहीं है, आपने कहा कि यहाँ पे अलबत्ता एडिशन आ गई 126 की, और यहाँ पे हम accumulated amortization और लिखते हैं बैलेंस एज एट जनवरी 2018, ये ज़ीरो आ गया। अच्छा, ये तो हो गई एक इंटेंजिबल की कहानी। फिर वो नीचे कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर जेडल फॉर 10 ईयर्स। तो इसकी लाइफ आप कह रहे हैं 10 साल है। अच्छा, ऑन 31 दिसंबर जेडल रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 170 मिलियन फॉर इट्स डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। क्या ये आप रेजुअल वैल्यू में कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि रेजुअल वैल्यू होती है उस वक्त की जब इसकी लाइफ खत्म होगी। इसकी वैल्यू अभी जो मुझे मिली है वो कब मिली है? आज की। तो ये रीवैल्यूएशन तो बेटा तब होगी ना जब एक्टिव मार्केट हो, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा इसका, ये तो सिर्फ बल आपने इग्नोर करना है। चलें, तो आपने इसमें अमोर्टाइजेशन अगर पार्क करनी थी तो आपने कहा कि 126 डिवाइडेड बाय 4 महीने है ना, 4.2 आ गया। चलें, ये हो गया डन। अब हम आते हैं वेबसाइट वाली कहानी पे। ये यहाँ पे लग गया SIC 32, वेबसाइट कंटेंट एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए भी है, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट ने ये दी हुई है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट हो जाएगा, अभी यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। ये भी एक्सपेंस आउट, एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर PP। अच्छा, ये आ गया एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट, ये आ गया एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ, ये आ गया हिसाब किताब, ये हो जाएगा। ओके, ये भी अच्छा, डिजाइन अपीयरेंस, अच्छा जी, ये हो गया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, और बाकी तो एडवर्टाइजमेंट और ये भी। तो अगर हम वैसे देखें कि सर ये और ये कितना आता है, 21 आ गया टोटलिटी पे। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि ये हमने 21 वेबसाइट का ओपनिंग हिसाब किताब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये आ गया 21, ये सही किया था। चलिए, तो मुझे खाली इस पे बता दो कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि एक्विजिशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर, तो ये क्यों नहीं किया? इंटीग्रल पार्ट है, टेंजिबल नहीं आप बोलेंगे, ये इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि देखो आपने सिस्टम लिया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है, आप बोलेंगे उसका इंटीग्रल पार्ट है, स्पेसिफिकली कह रहा है, तो यहाँ से ताल्लुक उसका, वो कहते हैं ना अगर वेबसाइट के लिए तो फिर समझ आता है, तो फिर यहाँ पे आता है वो। अच्छा भाई, ये तो हो गया 21 टोटलिटी पे। अच्छा, इसकी लाइफ वगैरह बताइए। अच्छा, लॉन्च ही हुआ है तो लाइफ बता भी देता तो कुछ भी फ़र्क नहीं आता। तो हमने कहा कि सर इसकी अमोर्टाइजेशन तो ज़ीरो हो गई। चलें, अब लाइसेंस की बात करते हैं। ये ज़रा यहाँ पे देखने वाला मामला है। ड्यूरिंग 2018 licensing authority intimated that the broadcasting license of one of the ZL channel will not be further renewed। अब वो रिन्यू नहीं होगा। ZL obtained this license for indefinite period, यानी उसने कहा था जब तक चलाना चाहो चलाओ, 2012 में by paying ₹150 million subject to renewal fee of ₹0.3 million at every 5 years। ये बात तो तय है कि ये 0.3 जब जब पे होती होगी तब तब एक्सपेंस आउट होती होगी, और आज तक नो अमोर्टाइजेशन टिल नाउ बिकॉज इनडेफिनिट। ये बात तो चलें तय हो गई कि ये हिसाब किताब है। आगे
फिर हमने कहा अप टू लास्ट ईयर द लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू ZL कैश फ्लो फॉर इनडेफिनिट पीरियड। नाउ अब वो कह रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस लाइसेंस है 105 मिलियन। पर अगेन अब आपने पहले ये देखना है कि पहले तो ये बताओ आपने ये लाइसेंस परचेज कब किया था? 2012 में। अच्छा, तो आपने कहा इसके बाद 2013, 14, 2015 और 2016, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 5 साल। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। मुझे लगता है यहां पे आके फिर रीन्यूअल हुआ होगा 2017 में। ऐसा ही है ना, देखो वापस रीड कर लें अगर इसको। वो कह रहा है सब्जेक्ट टू द रीन्यूअल एट एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद ये क्या होता है? रीन्यू हो जाता है और फिर वही मुझे मिल जाता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ओपनिंग के अंदर मेरे पास इसके रिलेटेड 150 मिलियन मौजूद होगा और इसका अक्यूमुलेटेड कुछ भी नहीं होगा। इसका अक्यूमुलेटेड कुछ भी नहीं होगा। ये आ गया 150 और ये भी आ गया 0। ये हिसाब किताब है। बट हाँ, अब आप मुझे बताएंगे कि सर हुआ ये कि 2017 में इसका जो भी रीन्यूअल पे हुआ होगा, आपको तो देखिए 18 में पता लगा ना कि अब रीन्यू नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से फिर 2017 में इसका पहला साल शुरू हो चुका है। 1 साल गुजर गया ना, तो अब कितने रह गए? 4, क्योंकि अब वो कह रहा है कि भाईजान ये फर्दर रीन्यू नहीं होगा। देखो ये कह रहा है ना, ये 150 में सब्जेक्ट टू अप टू लास्ट ईयर द लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर इनडेफिनिट पीरियड। पर अब पता लगा है कि अब ये रीन्यू नहीं होगा, तो टेक्निकली 1 साल लैप्स हो चुका है। तो अब मैं इस 150 मिलियन को अमोर्टाइज करूंगा 4 सालों पे। कितना आता है? 37.5। ये कितने लोगों से पे हो गया था? गुड, यहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे। चलो वेरी गुड, ये भी अच्छा है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, अब इम्पेयरमेंट असेसमेंट के लिए हमने कहा ये आ गया ईयर 2 2018। यहाँ पे लिख देते हैं नाउ रिमेनिंग लाइफ। हाँ, क्योंकि अब फिर वही जब तक वो करना चाहे। हाँ बिल्कुल, तो आपने कहा 4 ईयर्स आ गई। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 150 में से 37.5 माइनस करो। 37.5 आप कह रहे हैं 1, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। 7.5 की इम्पेयरमेंट है। अच्छा, तो आपने कहा कि मैं यहाँ पे अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट भी पार कर लें। तो आपने यहाँ कहा कि इम्पेयरमेंट आ गई, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ आ गई। ये 4.2, ये 0 और 45 और यहाँ पे 126, 21 और। क्लियर है भाई? तो ये था इंटेंजिबल के रिलेटेड आपका चैप्टर। अब आप लोग मुझे बता दें कि हमें अगला 1037 करना है या IS1? 1037। हाँ जी, इनसे भी ले लेते हैं मशवरा। अभी ख़त्म ही होने वाला है, ख़त्म 2 ही तो टॉपिक हैं। 1037 कह रहे हैं बच्चे। 18। हाँ ना, तो अब वापस भी आ सकता है, हर बार भी आता है। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, तो 1 भी। चलो भाई, तो हम एक काम करते हैं कि 1037 पहले कर लेते हैं ताकि उसके बाद फिर हम ऑल टुगेदर वहाँ आ जाएं। सही है जी?
तो अच्छा अब मैं 10:37 आपको, क्योंकि मैं 10-12 दिन रहूँगा इस्लामाबाद में, तो वहाँ से लाइव कराऊंगा, तो वो सेटअप लेके जा रहा हूँ। सही जी, तो वो लाइव होगा और उसके बाद हम IAS 1 शुरू करेंगे। सही है जी, चलें, ओके, ऑडिट बिल्कुल।